हे एवरीवन, सो वेलकम टू द सेशन गाइस। आज हम करने वाले हैं टॉप 75 एमसीक्यूज विच इज़ रिलेटेड टू, क्योंकि ये हमारा टॉप 75 एमसीक्यूज का सीरीज चल रहा है। और आज इस सीरीज के अंदर हम करने वाले डिस्कशन ऑफ रैंक रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स से रिलेटेड जो टॉप एमसीक्यूज है उनका। तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट सेशन में आ चुके हैं, आते ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हॉलीवुड वाईटी चैनल जो है, इस पर डेली मेरा क्लास होता है 12 पीएम पर, तो यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। 12 पीएम पर आपको मेरी सारी क्लासेस जो हैं वो मिल जाएंगी। उसके अलावा हॉलीवुड ऐप जो है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसको डाउनलोड करने के बाद में आपको मेरी क्लासेस जो है, पेड क्लासेस, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड यूज शीतल कोड वाइल परचेजिंग पेड सब्सक्रिप्शंस और क्लासेस ऑन हॉलीवुड। सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है ऑन योर स्क्रीन। एज पर द 8th एडिशन ऑफ द यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग 2023 which is released in September 2023, India secured which rank, while dash country has topped as the world best country for the second consecutive time। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मैम इंडिया जो है उसको रैंक मिला है 30th। देखो 2022 में जब ये रैंकिंग आई थी तो इंडिया का रैंक बताया गया था आउट ऑफ 85 कंट्रीज, इंडिया का रैंक था 31st यानी कि 31। और इस बार 2023 में एक पोजीशन यहाँ पर हमने इंप्रूव किया है और हमारी जो रैंक है वो है 30 यानी कि 30th रैंक ऑफ इंडिया इन 2023। लेकिन टॉप किसने किया है, यानी कि नंबर 1 रैंक जिसको यहाँ पर रिसीव हुआ है, तो आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड को हुआ है। इस बार कितनी कंट्रीज का डेटा लिया गया? 87 कंट्रीज में सबसे आगे स्विट्जरलैंड फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम, यानी कि लगातार दूसरे साल। और वैसे ये 6 टाइम ओवरऑल अभी तक कितनी बार इसमें टोटल यहाँ पर ये टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड, तो टोटल 6 बार रहा है और पिछले 2 बारी से लगातार रहा है और बाकी बीच में गैप गैप में ये 6 बार रहा है। स्विट्जरलैंड जो है टॉप 25 में रहा सभी 10 सब रैंकिंग्स के अंदर। स्विट्जरलैंड के बाद में सेकंड पोजीशन पर रहा कनाडा सेकंड रैंक पर, और स्वीडन रहा यहाँ पर थर्ड रैंक पर। और ये जो रैंकिंग है ये किसने डेवलप किया? WPP नाम के ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंपनी है उसने, और एक BAV ब्रांड एनालिटिक्स टूल है उसका यूज करते हुए वार्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया ऑफ US, उन्होंने इसको डेवलप किया है। 87 कंट्रीज का डेटा लिया गया है। नेक्स्ट है आपका एज पर द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड EFW 2023 एनुअल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन September 2023, which country has surpassed Hong Kong to become the world's freest economy। फ्रीएस्ट इकोनॉमी मतलब जो यहाँ पर कंप्लीटली क्या है? फ्री है ना? जो यहाँ पर एकदम कंप्लीटली फ्री है, फ्रीएस्ट इकोनॉमी, जहां पर स्वतंत्रता जो है वो एक अलग लेवल पर है बाकी जगहों के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया का रैंक आपको बताना है और कौन सी कंट्री ने हांगकांग का बड़ा पुराना यहाँ पर एक वो रिकॉर्ड था उसको यहाँ पर सरपास करके हांगकांग को पीछे छोड़ के ये फ्रीएस्ट इकोनॉमी बन गई है विद अ रेटिंग ऑफ 8.56। एंड यहाँ पर जो आपका इंडिया है उसको क्या रैंक मिला है, तो आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर जो है ये आपका टॉप पर रहा है। इंडिया की रैंक कितनी बताई गई है? इंडिया की रैंक यहाँ पर बताई गई है कि मैम टोटल 87 रैंक है इंडिया की। हांगकांग और स्विट्जरलैंड जो है ये यहाँ पर सेकंड पर हांगकांग और थर्ड पर स्विट्जरलैंड। तो सबसे आगे कौन? सबसे आगे मैम यहाँ पर सिंगापुर है। लेकिन बॉटम 5 बोलेगा कि सबसे नीचे से कौन सा है। अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हुई कि जो इस टाइप की इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स निकलता है और जो फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने इकोनॉमिक फ्रीडम यहाँ पर बताई है कि इकोनॉमिकली स्वतंत्रता, जो यहाँ पर इकोनॉमिक फ्रीडम है वो पहले सबसे ज्यादा हांगकांग में हुआ करती थी, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा सिंगापुर में बताई गई है। अब ये रिकॉर्ड क्या तोड़ा है कि 1970 से हांगकांग इस पर फर्स्ट पे आ रहा है, यानी कि 1970 से लेके अब तक 43 या 53 ईयर्स, बताओ कितने साल से? तो आई थिंक अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैम 30 ईयर्स तो ये है ना, और उसके बाद में अब 2023 चल रहा है तो 23 साल ये, तो टोटल 53 ईयर से हम कह सकते हैं कि मैम इसने यहाँ पर ये टॉप पर बताया जा रहा है सिंस द स्टार्ट ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो 1970 में शुरू हुआ था, तब से ये किस पे रहा है? हांगकांग यहाँ पर टॉप पोजीशन पर रहा है। सो सिंगापुर हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ हांगकांग in economic freedom index for how many years? इसका कितना साल पुराना
जो रिकॉर्ड रहा है, कितने सालों से ये टॉप पर रहा है, जिसको अभी यहाँ पर सिंगापुर जो है उसने फर्स्ट टाइम ब्रेक किया है ना। 53 ईयर्स का, ऑब्वियसली मैम 30 ईयर्स ये और 23 ये, 53 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। सो येमेन जो है ये टॉप, अगर मैं बात करती हूँ टॉप 5 में, तो हांगकांग है, ठीक है, सिंगापुर है, हांगकांग है, स्विट्जरलैंड है, ये तो हो गई टॉप 3। इनका स्कोर भी देख लेना, वैसे स्कोर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर बोलता है कि बॉटम 5 कंट्रीज कौन कौन सी है, तो येमेन है, सूडान है, साइरिया है, जिम्बाब्वे और वेनेजुला है ना। और इंडिया का रैंक क्या है, 87th रैंक है हमारा विद रेटिंग ऑफ 6.62। तो हमारा रेटिंग भी इंपॉर्टेंट है, हमारा रैंक भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ईयर इंडिया का क्या रैंक था, 6.64 रेटिंग के साथ में 86th रैंक था, यानी कि एक रैंक हम इस साल पीछे गए हैं। तो हमें दोनों चीजें इंडिया से रिलेटेड याद रखनी है। न्यू दिल्ली बेस्ड एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, इज वन ऑफ द को पब्लिशर ऑफ दिस इंडेक्स। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रिलीज्ड बाय सर्फशार्क लिमिटेड इन September 2023, India has secured rank with a ranking index of 0.5154। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 52। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जो DQL इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग 5th एडिशन निकाला गया। एनुअल रैंकिंग आती है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ की, जिसको रिलीज कौन करती है, एक कंपनी है जिसका नाम है सर्फशार्क लिमिटेड। सो इंडिया हैज राइजन टू 52nd रैंक विद अ रैंकिंग इंडेक्स ऑफ 0.5154 फ्रॉम 59th रैंक इन 2022। तो 2022 के अंदर इसकी 59th रैंक थी, और उससे इंप्रूव होकर 2023 में इंडिया की रैंक 52 हो गई है। तो यानी कि 59 से 52 मतलब हमने इंप्रूवमेंट किया है कि नहीं किया है। इंडेक्स फीचरिंग 121 कंट्रीज इज टॉप्ड बाय फ्रांस। इसको टॉप किसने किया है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो सबसे अच्छा कहाँ बताया गया, फ्रांस के अंदर बताया गया, फॉलोड बाय फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, है ना। तो ये यहाँ पर आपकी क्या रहती है, टॉप 5 कंट्रीज रहती हैं। एशिया रीजनल रैंकिंग के अंदर इंडिया को, एशिया के अंदर अगर मैं ग्लोबली निकाले तो हमने बोला 52nd रैंक है ना, 52 रैंक मिली है इसको। लेकिन अगर एशिया की बात करूं, ग्लोबल विश्व में ना बात करूं और सिर्फ एशियाई देशों के अंदर बात करूं, तो हम 13th नंबर पे आते हैं विद सिंगापुर ग्लोबल रैंक है 10 एट द टॉप। और जिसकी सिंगापुर की ग्लोबल रैंक 10 है वो एशिया के अंदर यहाँ पर टॉप पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है। तो दो तरीके के क्वेश्चन बन गए, ग्लोबल रैंकिंग में फ्रांस टॉप पे है, एशिया रैंकिंग के अंदर सिंगापुर टॉप पे है, लेकिन ग्लोबली सिंगापुर 10वें नंबर पर है और फ्रांस पहले नंबर पर है। इंडिया जो है 52nd नंबर पर है ग्लोबल रैंकिंग में, एशिया रैंकिंग में 13वें नंबर पर है, 13th नंबर पर है। नेक्स्ट है आपका विच कंट्री हैज रिसेंटली इन सितंबर 2023 टॉप द 2023 ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स रिलीज्ड बाय Chainalysis इन सितंबर 2023। क्या होगा करेक्ट आंसर? देखो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। सो अकॉर्डिंग टू द 2023 ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स रिलीज्ड बाय Chainalysis, जो कि एक क्रिप्टो एनालिसिस फर्म है जिसका काम है क्रिप्टो एनालिसिस करना, है ना। तो उन्होंने बोला है कि इंडिया ने इस इंडेक्स को टॉप किया है विद रैंक 1, और हमारा स्कोर बताया गया 1.0 अमंग ऑल द 154 कंट्रीज। इंडिया का लास्ट ईयर 2022 में कितना रैंक था, 2022 में इंडिया का रैंक 4th था, और इस बार इतना अच्छा हमने इंप्रूव किया है कि हम फर्स्ट नंबर पे आ चुके हैं ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स जो Chainalysis ने यहाँ पर रिलीज किया था। अब नेक्स्ट यहाँ पर था कि फिर सेकंड और थर्ड रैंक पे कौन है, तो सेकंड रैंक पर आपका नाइजीरिया था, थर्ड रैंक पर आपका वियतनाम था, एंड विद द इंडेक्स स्कोर ऑफ 0.642 एंड 0.568 रिस्पेक्टिवली। इस बार ये 4th एडिशन निकाला गया ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स का। फर्स्ट एडिशन इस इंडेक्स का पब्लिश किया गया था 2020 में, और फोर्थ टाइम ये निकला है, तो 4th टाइम में हम टॉप पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन योर स्क्रीन एवरीवन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 विच वाज रिलीज्ड इन सितंबर 2023। तो अब मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ 10 सेकेंड का टाइम, सोचो इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर। आपको 10 सेकेंड में इसलिए देती हूँ ताकि 10 सेकेंड के लिए आपको आइडिया रहे कि कैसे यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर करना है आपको, ठीक है।
ओके, सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, करेक्ट पूछा है तो ए और सी यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बी इधर गलत है। तो पहले मैं बोला कि आईआईएससी बेंगलुरु जो है इंडियन इंस्टीट्यूट्स में ये फर्स्ट नंबर पर था, क्योंकि ये ओवरऑल यानी कि पूरा ग्लोबल रैंकिंग के अंदर 201 से 250 के बीच का जो ये रेंज है उसमें यहाँ पर लाई करता है, और इंडिया की तरफ से सबसे ऊपर इस रेंज में अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो आईआईएससी बेंगलुरु है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि ये फर्स्ट टाइम 2017 के बाद में इसके अंदर, इस बैंड के अंदर यहाँ पर लाई करता है, तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है विद 80 इंडियन इंस्टीट्यूट। मैम यहीं पर गड़बड़ हो गई, जैसे ही इसने बोला 80 इंडियन इंस्टीट्यूट, यहाँ पर गलत हो जाएगा। और फिर बोला कि इंडिया बिकेम द थर्ड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री ऑन द लिस्ट, ये भी गलत है ना। तो टोटल कितने इंडियन इंस्टीट्यूट इसमें फीचर हुए थे? टोटल 75 हुए थे, है ना। टोटल यहाँ पर देखो 91 इंडियन इंस्टीट्यूट को इंक्लूड किया गया, जिनमें से 2023 के अंदर 75 इंस्टीट्यूट इसमें फीचर हुए थे लास्ट ईयर। और इस बार कितने फीचर हुए हैं? 91 इंस्टीट्यूट फीचर हुए हैं, और इंडिया बना है फोर्थ मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव कंट्री ऑन द लिस्ट, यानी कि चौथी सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज, चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज अगर किसी देश की इंक्लूड हुई है तो वो इंडिया की हुई है। तो इस वजह से ये हो जाता है गलत। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूके जो है हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द टीएचई यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऑफ 2024 फॉर 8th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। लगातार 8वें साल यहाँ पर टॉप किया इन्होंने, तो इस वजह से ये भी ठीक है। तो आपका यहाँ पर टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 का आया। IISc Bengaluru ranked one among all the Indian institution falling in the 201 से 250 बैंड वाले रैंकिंग के अंदर आया फर्स्ट टाइम सिंस 2017। IISc Bengaluru has moved up from 251 to 300 बैंड इन 2023। लास्ट ईयर इसको 250 से 300 वाले बैंड के बीच में था, इस बार 200 से 250 वाले बैंड के बीच में है। 91 इंडियन इंस्टीट्यूट इस बार फीचर हुए, लास्ट ईयर 75 इंस्टीट्यूट फीचर्स हुए थे। इस बार इंडिया फोर्थ मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री था फ्रॉम द इंस्टीट्यूट के नंबर के हिसाब से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यूके इसको फर्स्ट रैंक मिला यहाँ पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में, उसको फर्स्ट यहाँ पर रैंक मिला और लगातार 8वें साल इसको फर्स्ट पर बताया गया। जबकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सेकंड पर, और MIT यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए, स्टैनफोर्ड MIT दोनों यूएसए की यूनिवर्सिटीज हैं, ये सेकंड एंड थर्ड प्लेसेस पर आई। नेक्स्ट था आपका 43 इंडियन इंस्टीट्यूट रैंक्ड अंडर 1000 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स ऑफ 2024, है ना। और 1000 से नीचे नीचे रैंक वाली कितनी इंडियन यूनिवर्सिटीज थी? 43। टोटल 91 थी जिनको इंक्लूड किया गया, 1000 से नीचे रैंक वाली 43 इंडियन यूनिवर्सिटीज थी, एंड 20 न्यू इंडियन यूनिवर्सिटीज वर फीचर्ड इन द 2024 रैंकिंग। और इस बार 20th एडिशन था यूनिवर्सिटी रैंकिंग का, जिसके अंदर 1904 यूनिवर्सिटीज ली गई फ्रॉम 108 कंट्रीज एंड रीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन मैं आपको दे रही हूँ 10 सेकेंड, सोचो इसके बारे में क्या सही है क्या गलत है। और शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल है मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर 51,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, आपको इस क्लास का PDF, इससे पहले की क्लासेस का PDF लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ओके डन गाइज, हो गया। ओके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, यानी कि इंदौर फ्रॉम MP फर्स्ट रैंक मिला है, फॉलोड बाय आगरा UP एंड ठाणे महाराष्ट्र इन द सेकंड एंड थर्ड प्लेस रिस्पेक्टिवली इन कैटेगरी 1। अमरावती ऑफ महाराष्ट्र बैक द टॉप रैंक। ये वाला कैटेगरी 1 वो है जहां पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज यानी कि 10 लाख अबव पॉपुलेशन वाले जो स्टेट्स एंड सिटीज है ना, वहां पे अमरावती ऑफ महाराष्ट्र बैक द टॉप रैंक, फॉलोड बाय मोरादाबाद UP सेकंड पर, और गुंटूर आंध्र प्रदेश थर्ड पर रहे कैटेगरी 2 के अंदर। और परवाणु ऑफ हिमाचल प्रदेश बैक द टॉप रैंक, फॉलोड बाय काला अम्ब हिमाचल प्रदेश सेकंड, और अंगुल उड़ीसा
थर्ड नंबर पर यहाँ पर रहा। इस बार सेकेंड एडिशन था स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का, जो 2023 में हुआ। इसको कंडक्ट कराया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, विच कम्स अंडर द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके विनर्स को अनाउंस किया गया था इस बार, जो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लियर एयर फॉर ब्लू स्काई, जो 7 सितंबर 2023 को बनाया गया भोपाल मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर जो अवार्ड है, इसमें कैश प्राइज, ट्रॉफी के साथ साथ सर्टिफिकेट भी दिया गया नेशनल क्लीन एयर सिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इधर, आंसर करो फटाफट से, क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर सर्वे रिलीज्ड बाय मॉर्निंग कंसल्ट इन सितंबर 2023, who has been named the most popular global world leader with an approval rating of 76%, क्या होगा करेक्ट आंसर इधर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनको यहाँ पर 76% की अप्रूवल रेटिंग मिली है, विच इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और ये बने हैं मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल वर्ल्ड लीडर। मोदी जी को 18% डिसअप्रूवल मिला और 5% ने कोई ओपिनियन नहीं दिया। 2022 और 2021 के अंदर भी इन्होंने मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर की लिस्ट जो है उसको टॉप किया। अलेन बर्सेट जो कि प्रेसिडेंट ऑफ स्विट्जरलैंड है, ये सेकेंड नंबर पर है 64% रैंकिंग के साथ में। और एंड्रेस मैनुअल लोपेज ऑर्बाड्रोल जो है प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको, ये थर्ड रैंक पर है 61% के साथ में। तो एंड्रीज जो है मैक्सिको के थर्ड पर, अलेन जो है सेकंड पर 64% के साथ में। तो ये सेकंड और थर्ड पर दोनों ए नाम वाले हैं, एक स्विट्जरलैंड से एक मैक्सिको से, एक का 64% एक का 61%। SBI क्लर्क GA स्कोर बूस्टर बैच गाइस, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे साथ में यहाँ पर ना पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, एंड स्पेसिफिकली उनको सिर्फ GA के लिए प्रिपेयर करना है। तो गाइज ये बैच जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आप अगर शीतल कोड अप्लाई करते हो तो इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाता है, ठीक है। जब यहाँ पर सेल चलती है तो ये 599 का भी हो जाता है, अदरवाइज ये आपको एनी टाइम 749 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो 749 रुपीज़ में आप इसको अवेल कर सकते हैं शीतल कोड अप्लाई करके। SBI क्लर्क सिलेक्शन बैच जो है प्रीलिम्स एंड मेंस, इस दोनों का कवरेज इसमें मिलता है, यानी कि शीतल कोड अप्लाई करो और इस पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट। देखो ऑलिव बोर्ड पर शीतल कोड उस वक्त पर जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा होगा ऑलिव बोर्ड पे वो मिलता है। कई बार सेल चलती है तो और एडिशनल डिस्काउंट चलने लग जाता है ऑलिव बोर्ड पर, तो वो भी शीतल कोड पर ही मिलता है आपको सबसे ज़्यादा। कोई भी ऐसा कोड नहीं है जो आपको शीतल कोड से ज़्यादा यहाँ पर ऑफ प्रोवाइड कर सके। सो शीतल कोड अप्लाई करके आप मॉक टेस्ट लो, सब्सक्रिप्शन लो, बैंकिंग, SSC, जैब कैब, RBI, ग्रेड बी, असिस्टेंस, किसी का भी लो, सब पे आपका मैक्सिमम ऑफ देता है शीतल कोड। SBI क्लर्क, अगर आपका ना ये वाला पॉइंट है कि मैम हम चाहते हैं कि हमारे पास में ना बहुत सारी PDFs हो, हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक हो, जिसको यहाँ पर हम ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर सकें, तो 84 ऐसे डाउनलोडेबल मॉक पेपर्स है जिनको आप ऑफलाइन यहाँ पर दे सकते हैं, मॉक सॉल्व कर सकते हैं। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी कि उनका सॉल्यूशन टीचर्स प्रोवाइड कराएंगे। तो ये अब तक का सबसे अच्छा बैच है, PDF लाइव प्रैक्टिस बैच। यहाँ पर अगर आप शीतल कोड अप्लाई करते हैं तो अगेन आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसी से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका, एज पर द कांटार ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रिपोर्ट conducted by Wire and Plastic Products in September 2023, which company or bank retained its top position as India's most valuable brand for the second consecutive year? क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होगा TCS। TCS जो है यहाँ पर टॉप पोजीशन पर रहा है 43 बिलियन US डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ में। सो ये मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बना है फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर, यानी कि लगातार दूसरे साल। HDFC बैंक और इन्फोसिस जो है, HDFC बैंक आपका सेकंड नंबर पर है, इन्फोसिस जो है वो थर्ड पोजीशन पर है। HDFC बैंक का ब्रांड वैल्यू बताया गया 33,612 US डॉलर और इन्फोसिस का बताया गया यहाँ पर 24,000 US डॉलर रिस्पेक्टिवली। इंडिया का टॉप 75 ब्रांड जो है इनकी कंबाइंड ब्रांड वैल्यू जब हमने निकाली तो पता चला यहाँ पर 379 बिलियन US डॉलर है, एंड 2022 के हिसाब से इसमें 4% का हमको डिक्लाइन देखने को मिला। 2023 के अंदर इंडियन ब्रांड रैंकिंग इंक्लूड्स 4 न्यू कमर्स एंड 2 री एंट्रेंट्स क्या होते हैं, जो लास्ट ईयर भी थे और इस बार भी रहे हैं, और 4 ऐसे नए कमर हैं, न्यू कमर्स हैं जो यहाँ पर पहले नहीं थे, अभी ये नए लोग यहाँ पर एंटर किए हैं।
फोन पे को मिला है इसमें 21st रैंक, लेकिन इंडिया की ये सबसे डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन में सबसे आगे रहा है, टॉप पे रहा है। अदर न्यू कमर्स इंक्लूड फिनटेक ब्रांड जो है क्रेड, शेयर चैट, फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप जो है, और एक स्टार जो कि एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, वो इसमें न्यू कमर है, ठीक है। और उसके अलावा इन तीन के अलावा चौथा कौन है आपका, फोन पे 21st रैंक के साथ में। टीवीएस गेन 59% इन वैल्यू एंड लेफ्ट 24 प्लेसेस बाय अ नंबर ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट इन्होंने जो लॉन्च किया। और प्लस टीवीएस का आपने सुना होगा 10 साल का पार्टनरशिप इन्होंने जो बीएमडब्ल्यू से किया है, उससे यूरोप, यूएसए, कनाडा की मार्केट में भी इनका यहाँ पर जो एक्सेस है वो बढ़ेगा, रीच बढ़ेगी। महिंद्रा की भी वैल्यू जो है 48% यहाँ पर बढ़ी है। एंड यहाँ पर प्रेफरेंस जो पहले हैचबैक्स की तरफ हुआ करता था, वो एसयूवीज की तरफ ज्यादा हो गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड काफी हुई है, इस वजह से महिंद्रा में भी यहाँ पर आपको ब्रांड वैल्यू में इंक्रीज देखने को मिला। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूएस ओपन 2023। अब मैं आपको दे रही हूँ 10 सेकेंड, सोचिए और बताइए। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ओनली ए एंड सी, है ना। अब इसमें बी गलत है, अगर बी गलत है तो बी में क्या गलत है इधर देखो। पहले में क्या बोल रहा है, ये सबसे पहले स्टेटमेंट में बोल रहा है नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया से हैं, इन्होंने 4th यूएस ओपन टाइटल जीता और टोटल 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल हो गए हैं बाय डिफीटिंग डैनियल मेडवेडेव ऑफ रशिया। ये बात इनकी सच है यहाँ पर। यस मैम, दिस इज करेक्ट, है ना, ये करेक्ट है। दूसरा कह रहा है एरियाना सबलिंका वॉन हर फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल एट यूएस ओपन बाय बीटिंग कोको गॉफ इन द वुमेन्स सिंगल फाइनल। क्या ये बात सच है? ये गलत है। क्या गलत है इसके अंदर, मैम उल्टा दिया हुआ है। कोको गॉफ जो है ये कौन से नंबर की है, नंबर, वर्ल्ड नंबर, इसकी जो WTF रैंकिंग है वो है ये नंबर 3 है। और एरियाना सबलैंका जो है इसकी WTF रैंकिंग जो है वो नंबर 1 है। तो यहाँ पर कोको गॉफ जो है ये जीती है अपना फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल, ठीक है। और किसको हरा के, एरियाना सबलिंका को हरा के, तो दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। फिर नेक्स्ट है आपका राजीव राम एंड जॉ सलिसबरी वॉन विमेन डबल टाइटल एट यूएस ओपन बाय बीटिंग रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू इवडेन इन द फाइनल। तो करेक्ट है ये चीज यहाँ पर करेक्ट है। तो सिर्फ जो ये गलत था वो ये था कि कोको गॉफ जो है जिसकी विमेन टेनिस एसोसिएशन WTA रैंकिंग जो है वो क्या है, रैंकिंग नंबर 3 है, won her first Grand Slam title at US Open 2023। तो US Open 2023 किसने जीता, कोको गॉफ ने जीता। किसको हरा के, एरियाना सबलिंका को हरा के विमेन सिंगल फाइनल्स में। राजीव राम और जॉ सैलिसबरी जो है मेंस डबल टाइटल जीते हैं यूएस ओपन में, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू इब्डेन को फाइनल्स में हरा के। इस बार यूएस ओपन का 143rd एडिशन था जो 28 ऑफ अगस्त से लेके 10th ऑफ सितंबर 2023 तक यहाँ पर चला है। और गैब्रिएला दोब्रोस्की और एनी रॉटलिफ जो है उन्होंने जीता है विमेंस डबल टाइटल एट यूएस ओपन। किसको हराया यहाँ पर, वेरा और लोरा को हराया। जबकि हैरी और आना जो है ये आपके मिक्स डबल टाइटल विनर रहे यूएस ओपन में, जेसिका और ऑस्टिन को यहाँ पर फाइनल्स में हरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन प्लेयर हु हैज रिसेंटली फिनिश्ड एज रनर अप इन द एनओ ओपन 2023 हेल्ड इन तुलेन ऑस्ट्रिया। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सुमित नागल। सुमित नागल जो है टेनिस प्लेयर हैं एंड यहाँ पर रनर अप रहे हैं ये नो ओपन 2023 विच इज पावर्ड बाय EVN एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल ATP चैलेंजर्स। 100 इवेंट हो रहा था तुलेन ऑस्ट्रिया के अंदर 3 से लेके 10 सितंबर तक, तो वहां पर रनर अप रहे ये। चेक रिपब्लिक के जो विट कोपरीवा जो है उन्होंने ये टाइटल यहाँ पर जीता था, और किसको हरा के, सुमित नागल को हरा के, तभी तो यहाँ पर ये जीते और ये रनर अप रहे, है ना। तो फर्स्ट आए कौन यहाँ पर, वित कोपरियोवा, और सेकंड पर रहे सुमित नागल। नागल earned 60 ranking points during the event and is ranked 156th as of 11 September 2023 इन द ATP रैंकिंग्स के अंदर इनकी 156th रैंक इसके बाद में आई।
नेक्स्ट कह रहा है इन सितंबर 2023 इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म on biodiversity and ecosystem services published a report जिसके अंदर पूछा गया है कि global economic cost of invasive alien species exceeded how much US dollar annually in 2019 और 1970 से अगर इसे कंपेयर करें तो अब तक कम से कम ये 4 गुना हो चुकी है। हर साल हर 10 साल के अंदर ये 4 गुना होती जा रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 423 बिलियन US डॉलर। सो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज जो कि यूएन बॉडी है, एक लीडिंग यूएन बॉडी है बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के ऊपर, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला, असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेसिव एलियन स्पीशीज एंड देयर कंट्रोल नोन एज इन्वेसिव एलियन स्पीशीज रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया मोर देन 3500 इन्वेसिव स्पीशीज हैव पेनिट्रेटेड वेरियस रीजन्स, अलग अलग जगह पर यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज को यहाँ पर देखते हुए मिले हैं 3500 से ज़्यादा इस टाइप के इन्वेसिव स्पीशीज जो हमें लगता है कि कहीं बाहर से आए हैं, एंड दस अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, फूड सिक्योरिटी और बायोडाइवर्सिटी, इन सबको यहाँ पर कहीं ना कहीं ये अफेक्ट कर रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक कॉस्ट इन इन्वेसिव एलियन स्पीशीज का 423 बिलियन US डॉलर एनुअली हो चुका है 2019 में, एंड विद कॉस्ट हैविंग एटलीस्ट क्वाड्रपल्ड एवरी डिकेड सिंस 1917, की कॉस्ट जो है 4 गुना ज़्यादा हो रही है हर 10 साल में। डिकेड मतलब 10 साल का टाइम पीरियड 1970 से। तो यहाँ पर इन्होंने बोला इन्वेजिव एलियन स्पीशीज वर आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द मेन डायरेक्ट ड्राइवर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस वर्ल्ड वाइड, और एटलीस्ट 37,000 एलियन स्पीशीज वर एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड वाइड, यानी कि एक ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं है, एकदम कहीं और से ही आई हैं बेसिकली, जिनका पहले हमें वर्च्यू पता ही नहीं था। नेक्स्ट है आपका यूएन रिलीज्ड अ रिपोर्ट प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द जेंडर स्नैपशॉट 2023, जहां पर फिलहाल में जो भी इस टाइप के रीसेंट सेटबैक्स, गैप, ट्रेंड्स जो हैं प्रिवेलिंग ऑन द जर्नी टुवर्ड्स अचीविंग जेंडर इक्वालिटी बाय विच ईयर, तो कौन कौन से अभी फिलहाल में गैप और सेटबैक्स इन्होंने बताए हैं कि अगर हमको यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी अचीव करनी है कौन से ईयर तक, 2030 तक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 हमारा क्या है, दैट इज जेंडर इक्वालिटी, है ना, कि यहाँ पर मेल और फीमेल के बीच में किसी भी टाइप का पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, नॉट इन केस ऑफ हेल्थ सर्विसेज उनको बराबर मिलनी चाहिए, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पावर, सब कुछ यहाँ पर सेम होना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने बोला है कि अभी फिलहाल में इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है प्रिवेलिंग ट्रेंड्स, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं जेंडर इक्वालिटी को देखते हुए, कितना गैप चल रहा है जेंडर्स में, जेंडर गैप क्या है, रीसेंट सेटबैक्स क्या है, कि जो हमने यहाँ पर एस्टैब्लिश किए हैं, जो एक्शंस लिए हैं कि किस टाइप से जेंडर इक्वालिटी हमको 2030 तक रीच करनी है। तो ये लेटेस्ट एडिशन जो है ये प्रोड्यूस किसने किया था, यूएन विमेन ने, और यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, जिसको यूएन दीसा हम कहते हैं। यूएन विमेन का हेडक्वार्टर्स किधर है, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। और अगर आपसे पूछूं मैं कि यूएन दीसा जो है उसके हेडक्वार्टर किधर होंगे, तो कितने लोग जानते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है यूएन दीसा से रिलेटेड? मैं भी थोड़ा सांस ही ले लेती हूँ। जहाँ यूएन विमेन के हैं वहीं यूएन दीसा के हैं, न्यूयॉर्क यूएसए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली प्रिपेयर्ड द ग्लोबल ट्रेंड्स इन चाइल्ड मॉनेटरी पॉवर्टी according to International Poverty Alliance report, with the key finding that children accounted for 52.5% of the total extreme poor population in the world? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम, दो इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है और दूसरा कौन सा है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है। तो यहाँ पर यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक ग्रुप दोनों ने मिलकर प्रिपेयर किया है इस टाइप का रिपोर्ट, जिसका नाम है कि चाइल्ड मॉनेटरी पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या है, ये इसका नाम है, टाइटल है, ठीक है। तो 2022 में इसके रिगार्डिंग इन्होंने रिपोर्ट प्रिपेयर करना शुरू किया और इन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं दे आर अबाउट 52.5% चिल्ड्रन ऑफ द टोटल एक्सट्रीम पुअर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। जितनी भी टोटल एक्सट्रीम पुअर पॉपुलेशन मतलब जो अत्यधिक गरीबी में रहने वाली जनसंख्या है उसमें 52.5% ये बच्चे हैं, ये बच्चे रहते हैं, इसमें 52.5% है। एंड एवरी सेकेंड एक्सट्रीम पुअर पर्सन इन द वर्ल्ड इज अ चाइल्ड, यानी कि हर दूसरा अत्यधिक गरीब इंसान जो है वो एक बच्चा है, बूढ़ा भी नहीं,
है ना। वो कौन है, एक बच्चा जो है। इसमें मतलब बच्चों का जो पुअर कंडीशंस में रह रहे हैं उसमें बच्चों का बहुत बड़ा 50% से ज्यादा योगदान है इनका, कि हर दूसरा जो अत्यधिक गरीब इंसान है वो एक बच्चा है ना। तो बच्चे ज्यादा रह रहे हैं इसके अंदर। सो 11.5%, विच इज 52 मिलियन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन लिव इन एक्सट्रीमली पुअर हाउस होल्ड। भारत के अंदर अत्यधिक गरीब घरों के अंदर रहने वाले जो भारतीय बच्चे हैं उनका परसेंटेज बताया गया 11.5% का। और अमाउंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ इस टाइप के बच्चे जो हैं वो कितने हैं, 52 मिलियन। एंड दिस वाज द थर्ड रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक एंड यूनिसेफ। इससे पहले इनकी 2 रिपोर्ट आ चुकी है, 2016 में और 2020 में। मतलब ये 4-4 साल के गैप में निकालते रहते हैं। सो रिपोर्ट प्रेजेंटेड एस्टिमेटेड ट्रेंड्स इन चाइल्ड पॉवर्टी, जो 2013 से 2022 के आंकड़े यानी कि डेटा इन्होंने यूज किया है बेस्ड ऑन 3 इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइंस, जिसमें 2.15 यूएस डॉलर एक्सट्रीम पॉवर्टी को रिप्रेजेंट करता है। 3.65 यूएस डॉलर अगर इनके पास हैं तो लोअर मिडिल इनकम है, और अगर 6.85 यूएस डॉलर है तो अपर मिडिल इनकम है। तो उस हिसाब से इन पॉवर्टी लाइंस को देखते हुए इन्होंने यहाँ पर एस्टैब्लिश किया है। तो ये जो नई ग्लोबल पॉवर्टी लाइन अडॉप्ट की गई थी सितंबर 2022 में विद वर्ल्ड बैंक अपडेटेड डेटा ऑन इट्स पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ो एक बार क्या होगा। देखो, एज पर द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन द रेस अगेंस्ट अ साइलेंट किलर रिलीज्ड बाय डब्ल्यूएचओ जो है वो हाइपरटेंशन को कहते हैं साइलेंट किलर है, यानी कि पता भी नहीं चलता है और अंदर से शरीर खत्म करता हुआ जाता है, हाइपरटेंशन, है ना। हाई बीपी जो होता है जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन कहते हैं। सो इन सितंबर 2023 वर्ल्ड इज नॉट on track to meet the voluntary global target of 25% reduction in the prevalence of raised blood pressure uncontrolled hypertension by which year। अभी 25% इसको रिड्यूस करना था ग्लोबली, लेकिन बोल रहा है कि अभी वर्ल्ड रेडी नहीं कर पा रहा है कि 2025 तक किसी भी हालत में इसको 25% नीचे ला सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। सो रिपोर्ट रिवील्स दैट अप्रोक्सीमेटली 4 आउट ऑफ 5 पीपल विद हाइपरटेंशन आर नॉट रिसीविंग एडिक्वेट ट्रीटमेंट जो उनको मिलना चाहिए। By scaling up average, it is estimated that 76 million death could be prevented between 2023 से लेके 2050 के बीच में। हम 76 मिलियन डेथ जो है उनको रोक सकते हैं, बचा सकते हैं अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि 5 में से 4 ऐसे हाई बीपी के जो मरीज हैं, 5 अगर हाई बीपी के मरीज है तो उनमें से 4 को डेफिनेट एडिक्वेट ट्रीटमेंट ही नहीं मिलता है, पर्याप्त उनको यहाँ पर इस टाइप का ट्रीटमेंट ही नहीं मिलता है। तो इन्होंने बोला 25% रिडक्शन जो हम चाहते थे हाई ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन को 25% रिड्यूस कर दे 2025 तक, वो तो होने से रहा। सो 1990 से 2019 के बीच में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग विद हाइपरटेंशन जिनका बीपी जो है वो 140 और 90 रहता है, मतलब ऊपर वाला जो होता है जो जिसको क्या बोलते हैं अरे सिस्टोलिक होता है ना जो बीपी होता है, तो हम यूजुअली इंडिया में क्या बोलते हैं, ऊपर वाला बीपी इतना है नीचे वाला बीपी इतना है। तो जो आपका आइडियल ब्लड प्रेशर है वो क्या बोला जाता है, आइडियल ब्लड प्रेशर जो है वो बोला जाता है कि यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है आइडियली वो होना चाहिए 120 और 80, 120 एंड 80 यहाँ पर होना चाहिए, है ना। दिस इज नोन टू बी द आइडियल वन। और हमने कई बार यहाँ पर ये देखा है कि जो आपका सिस्टोलिक है, सिस्टोलिक वाला होता है, ये जो ऊपर वाला होता है सिस्टोलिक, तो ये यूजुअली इसमें बोला जाता है कि अगर ये रहे तो 120 के अराउंड रहना चाहिए। 120 से 129 के बीच में यहाँ पर अगर ब्लड प्रेशर रेटिंग जो है इससे अप जा रही हैं तो फिर बोला जाता है यहाँ पर कि इस टाइप का ये आपका सिस्टोलिक जो है वो बढ़ रहा है, हाई बीपी है। और जो नीचे वाला है ये जो 80 mm आप देख रहे हैं ना, 80 mm Hg, तो ये होता है आपका डायस्टोलिक, है ना। ये क्या होता है आपका डायस्टोलिक होता है। तो बोला जाता है कि इस टाइप से यहाँ पर आपको ब्लड प्रेशर जो है जिनका सिस्टोलिक तो 140 जा रहा है और डायस्टोलिक जो है वो 90 से अबव जा रहा है, इसका मतलब दे आर
इन द रेंज ऑफ हाइपरटेंशन, उनको क्या है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। सो यहाँ पर इससे ज़्यादा अगर है और टेकिंग मेडिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, कोई बीपी की दवाइयाँ जो लोग लेते हैं, तो ऐसे लोग 1990 से 2019 के बीच में कितने थे, 650 मिलियन थे 1990 में, और बढ़कर 1.3 बिलियन हो गए इन 2019। तो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं ये 1990 से लेके 2019 तक। According to the report, 4.6 million death in India can be prevented by 2040 if around 50% of its hypertensive population control its BP। अगर 50% इनकी हाइपरटेंशन वाली पॉपुलेशन जो है, हाई बीपी वाली पॉपुलेशन, अपना बीपी कंट्रोल करने में अगर यहाँ पर सक्षम रहती है, तो 50% यहाँ पर वो सेव कर सकते हैं, 50% लोग बच सकते हैं, और 4.6 मिलियन डेथ इंडिया में होने से बच जाएंगी बाय 2040। इस रिपोर्ट ने यह भी बोला कि 30 से लेके 79 ईयर्स के बीच में देयर आर 188.3 मिलियन एडल्ट्स दैट लिव विद हाइपरटेंशन इन इंडिया, जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है। 50% कंट्रोल रेट अगर हम अचीव कर लेते हैं, तो 67 मिलियन मोर पीपल विद हाइपरटेंशन वुड नीड टू बी इफेक्टिवली ट्रीट, जिनको किया जा सकता है। एसबीआई क्लर्क जीए स्कोर बूस्टर बैच उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना जीए का स्कोर बूस्ट कराना चाहते हैं। एसबीआई क्लर्क के लिए सिर्फ जीए की उनको पढ़ाई करनी है। तो गाइज इसके अंदर आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी आपको, और इनका पूरा मैं लिस्ट भी दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक आपको प्रायोरिटी लिस्ट पे करने हैं। अब इसमें क्लासेस कैसी होंगी, आपके मंथली करंट अफेयर्स होंगे। जो मंथली करंट अफेयर्स हैं वो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को टॉपिक वाइज कंप्लीट कराए हुए हैं। तो टॉपिक वाइज आपको मंथली करंट अफेयर्स भी टॉपिक वाइज मिल जाएंगे हर मंथ का। उसके अलावा आपको बैंकिंग अवेयरनेस, जितने भी फाइनेंशियल अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं, वो सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिंग थ्योरी क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा सुपर मॉक्स, जीए सुपर मॉक्स में कराऊंगी आपको, और इस टाइप के बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैंकिंग एमसीक्यूज हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं, इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, वो यहाँ पर मैंने कराई हुई हैं, एक सर्टेन टॉपिक्स में वो मैंने करा रखा है। उसके अलावा इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम यहाँ पर आपको मिलेगा, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ऑफ आरबीआई, ये पूरा सर्कुलर्स के थ्रू करा रखा है। एमटीएसएस यानी कि मनी ट्रांसफर सर्विस सिस्टम जो आरबीआई का है, वो आपको कराऊंगी मैं। तो ये सारे बहुत सारी चीजें, और आरबीआई सर्कुलर्स एंड न्यूज, इसके बहुत सारे आपको पार्ट्स मिल जाएंगे। तो ये सारा एग्जाम रेलिवेंट टॉपिक्स में आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगी। सो एसबीआई क्लर्क सिलेक्शन बैच जो है, ये आप ले सकते हैं अगर आप जीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, और फिर आपको यहाँ पर सिंगल बैच में प्रीलिम्स मेंस दोनों का एक्सेस तो मिलता ही मिलता है, प्लस जीए के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी आप कवर कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैम हम बाकी सब्जेक्ट्स में भी उतने अच्छे नहीं है, तो आपको शीतल कोड अप्लाई करना है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एसबीआई क्लर्क अगर आपका फोकस है और आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर प्रैक्टिस आप ज़्यादा नहीं कर पाए हैं और आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस आप लगा पाओ ताकि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में कॉन्फिडेंस आए, तो इस टाइप के 84 डाउनलोडेबल मॉक पेपर्स आपको मिलेंगे, 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हॉलीवुड मॉक तो आप जानते ही हो, और फिर उन मॉक को प्रैक्टिस करने के लिए उस जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको पता ही है वो तो सोने पे सुहागा है। एंड प्लस टीचर्स का गाइडेंस मिलेगा, टीचर्स यहाँ पर लाइव क्लासेस में आपको सब सॉल्व भी कराएंगे, तो आपके मन में अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी कि हाई लेवल कंटेंट, हाई लेवल टीचिंग, सब कुछ इस बैच में मिलेगा। बैच का नाम है पीडीएफ लाइव प्रैक्टिस बैच, है ना, और शीतल कोड अप्लाई करना है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। मेरी क्लासेस, जीए की क्लासेस भी आपको मिलेंगी। इनफैक्ट मैं आप लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि ये सारे जो मैंने अभी तक तुम्हें कोर्सेज बताए ना, ये सारे के सारे बैंकिंग सुपर एलीट में इंक्लूडेड है। तो एक खाली बैंकिंग सुपर एलीट ले लो। अगर 6 महीने का तुम बैंकिंग सुपर एलीट लेते हो, तो इसका मतलब क्या है कि 6 मंथ तक आपके पास में एक्सेस है। किस किस का एक्सेस है? सभी कोर्सेज का एक्सेस है, बैंक और इंश्योरेंस रिलेटेड। बैंक प्लस इंश्योरेंस रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम्स आएंगे, उन सभी का आपके पास में एक्सेस है। कोर्सेज का एक्सेस है, मॉक टेस्ट दे सकते हो, प्रीलिम्स, मेंस, हाई लेवल, सेक्शनल, हर तरीके का टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हो आप, स्पीड इंप्रूवमेंट टेस्ट दे सकते हो आप। इसके अलावा जो भी लाइव प्रैक्टिस सेशंस है वो आप यहाँ पर ले सकते हो। तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि इसके अलावा आपको कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज लाइक अ वीआईपी पास। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इधर, अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स इन इंडिया,
an analysis of trends, issues, and policy recommendations report released by World Health Organization (WHO) in September 2023, India's ultra-processed food sector grew at compound annual growth rate of how much percent in retail sales, which is around 2011 से 2021 के बीच में. तो इन्होंने बोला इन 10 सालों के अंदर 13.37% से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि हर साल इतना ग्रोथ जो है इसमें एड ऑन होते हुए चल रहा है. तो ये इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है. इस रिपोर्ट को डेवलप किया था WHO कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया, किसके साथ में मिलके, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के साथ में मिलके इसने किया है. एंड एज पर द ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन, अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो है दीज आर आइटम्स विद लॉन्ग शेल्फ लाइफ, है ना. और यहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सिफायर्स, स्वीटनर के साथ साथ आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स होते हैं विच आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. तो इन्होंने बोला रिटेल सेल्स वॉल्यूम 2011 से 2021 के बीच में बेवरेजेस हैड द लार्जेस्ट शेयर. जो यहाँ पर पीने की चीजें होती है ना, जो बेवरेजेस होती हैं, इनमें सबसे ज्यादा शेयर इन्हीं का है. फॉलोड बाय देन चॉकलेट दूसरे नंबर पर, एंड शुगर कन्फेक्शनरीज जैसे कि आपकी कैंडीज हैं और जो भी यहाँ पर चीनी से बनी हुई चीजें हैं ना वो. एंड देन आता है आपका रेडीमेड कन्वीनियंस फूड एट थर्ड प्लेस. तो पहले नंबर पर बेवरेजेस, दूसरे नंबर पर शुगर और चॉकलेट वाली चीजें, और तीसरे नंबर पर रेडीमेड फूड जो होता है वो थर्ड पोजीशन पर रहा इन रिटेल सेल्स के अंदर. नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी अलोंग विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज अनवेल्ड केयरिंग फॉर आर एल्डर्स इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्स. इंडिया की एजिंग रिपोर्ट जो है वो निकाली गई थी 2023 के लिए. तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि इनमें से किसने इसको यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के साथ में मिलके किसने इस रिपोर्ट को निकाला है. तो आंसर क्या होगा, यूएन पॉपुलेशन फंड यानी कि यूएनएफपीए इंडिया और साथ में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, दोनों ने मिलकर निकाला है एक रिपोर्ट जिसका नाम है केयरिंग फॉर आर एल्डर्स इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023, है ना. जिस टाइप से इंडिया यहाँ पर एज कर रहा है, एल्डर पॉपुलेशन किस हिसाब से है. तो इन्होंने जो एल्डर एज के लोग रहते हैं ना इंडिया के अंदर, तो उनकी कंडीशंस, लिविंग कंडीशन क्या है, उनके वेलफेयर के ऊपर एक रिव्यू लिया है. इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 ये आपकी प्रीवियस रिलीज्ड एक रिपोर्ट आई थी, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2017 में. तो उसको यहाँ पर उसके आधार पर इसको निकाला गया है. एंड सीनियर सिटीजन ऑक्यूपाइज 10% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. अभी फिलहाल में 10% है इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर, 10% आर एल्डर पॉपुलेशन 60 ईयर्स और अबव की एज के जो हैं. एंड बाय 2036 इट विल बी 14.36%. इन 2050 इट विल बी 20.8, है ना. तो ऑलमोस्ट अभी जो है उसका डबल हो जाएगी. यानी कि हमारे इधर अभी 2023 में 10% चल रहा है, इसका डबल हो जाएगा कब तक, 2050 तक की. अगले 25 सालों में हम देखेंगे कि ये डबल होने वाला है, और डबल होके डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा. 20.8% क्या हो जाएगी, एल्डर पॉपुलेशन, यानी कि वृद्ध लोग जो हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग जो हैं वो बढ़ जाएंगे. Review of Maritime Transport 2023 report released by United Nations Conference on Trade and Development in September 2023 stated that decarbonization shipping would cost over how much US$ per year as the emission continues to increase. Correct answer होगा यहाँ पर 100 billion, है ना. तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने एक रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2023 निकाला, जिसमें इन्होंने कहा कि हम मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको डीकार्बनाइज करना चाहते हैं, यानी कि उसमें कार्बन एमिशन जो होते हैं उसको कम करना चाहते हैं. सो रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2023 ये लॉन्च हुआ था 27 सितंबर 2023 को. वर्ल्ड मैरीटाइम डे हम 28 सितंबर को मनाते हैं, तो उससे एक दिन पहले निकाला. इन्होंने बोला कि शिपिंग जो है उसका 80%, शिपिंग अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम, यानी कि पूरे विश्व भर में जितना भी ट्रेड होता है उसके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हैं 80% शिपिंग के थ्रू होते हैं. देन इन्होंने बोला 3% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जितने भी ओवरऑल वर्ल्ड में ग्रीन हाउस गैस एमिशन होते हैं उसमें 3% किसकी तरफ से एमिशन हो रहे होते हैं, शिपिंग की वजह से. और 20% एमिशंस इंक्रीज हुए इन द पास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों में इसने यहाँ पर 20% एमिशंस जो इंक्रीज हुए हैं वो शिपिंग की वजह से इंक्रीज हुए हैं. नेक्स्ट है आपका सितंबर 2023
2023, Fitch Ratings retained India's GDP forecast at how much percent for current fiscal year financial year 24? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जो फिच रेटिंग है उसने कितना बोला है यहाँ पर 6.3% बोला है, और फाइनेंशियल ईयर 25 जो है 2024 से 2025 वाला उसमें कितना बोला है 6.5% बोला है, इस साल के लिए कितना बोला है 6.3% यहाँ पर प्रिडिक्ट किया है फिच रेटिंग्स ने। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी हैज रिसेंटली रेटेड ए प्लस इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन? करेक्ट आंसर होगा शक्तिकांता दास फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया के सेंट्रल बैंक गवर्नर हैं। इस बार सिर्फ 3 इस टाइप के कंट्रीज के गवर्नर्स को ए प्लस रैंकिंग मिला। एक तो इंडिया के जो सेंट्रल बैंक गवर्नर है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास, जो कि 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। इसके अलावा जो आपके थॉमस जे जॉर्डन जो है, थॉमस जे थॉमस जे जॉर्डन, कहाँ से? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के स्विस नेशनल बैंक जो है उसके यहाँ पर गवर्नर हैं सेंट्रल बैंक के, इनको मिला ए प्लस रैंकिंग। इसके अलावा जो आपके गुयेन होंग जो हैं, ये क्या है? ये है वियतनाम। वियतनाम जो है उसके क्या है? वियतनाम के सेंट्रल बैंक के गवर्नर है। वियतनाम सेंट्रल बैंक गवर्नर है। तो सिर्फ ये 3 ऐसे सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज जिनको क्या मिला है? ये मिला है, जैसे गुयेन थी होंग और थॉमस जे जॉर्डन और शक्तिकांता दास। ठीक है, अब ये सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स हर साल ग्लोबल फाइनेंस 1994 से इसको निकालता आ रहा है। 101 कंट्रीज का डेटा इन्होंने लिया है, जिसमें यूरोपियन यूनियन, ईस्टर्न कैरिबियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स, सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ये सारे इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन वाज वर्ल्ड अल्जाइमर डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो आंसर क्या होगा? 21 सितंबर 2023 को अल्जाइमर डे जो है वो बनाया जाता है। और अभी इसका थीम जो रखा गया, इट इज नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, है ना। और ये जो अल्जाइमर है इसका फोकस है ऑन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिमेंशिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन लोगों की याददाश्त चली जाती है, डिमेंशिया मतलब थोड़ा पागलपन टाइप हो जाता है, और इनको इल्यूशन हो जाता है, बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें होती है। तो नर्वस डिसऑर्डर है, पीपल लिविंग विद डिमेंशिया विल ऑलमोस्ट ट्रिपल बाय 2050। ग्लोबली ये 2050 तक जो अभी जितने लोग हैं उसका 3 गुना हो जाएंगे, ये बोला गया है 2050 तक। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 16th एडिशन ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो इन सितंबर 2023? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस बार 16th एडिशन था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का। इंडिया की रैंक 40th आई आउट ऑफ 132 कंट्रीज। लेकिन अगर आपसे पूछेगा टॉप किसने किया, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, स्वीडन सेकंड नंबर पर और यूएसए थर्ड नंबर पर रहा। इंडिया जो है उसने यहाँ पर 26 प्लेसेस जो हुआ करते थे इसके 2013 में, इसने उसके कंपैरेबली 26 प्लेसेस यहाँ पर इंप्रूव किया है, क्योंकि 2013 में 66 रैंक थी और इस बार कितनी है? 40th रैंक है। और 2015 में हमारी 81st रैंक थी, और भी बुरा हाल था। नीति आयोग की बात करें, इन पार्टनरशिप विद द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई और वीपो, इन्होंने मिलकर वर्चुअली लॉन्च किया है इंडिया के अंदर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को 29 सितंबर 2023 को। ये हर साल पब्लिश होता है और ये दिखाता है इनोवेटिव इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड अमंग द 132 कंट्रीज जो हैं, इकोनॉमीज जो है जिनमें सबसे ज्यादा इनोवेटिव एक्टिविटीज चलती हैं, उसमें यहाँ पर इंडिया का 40th रैंक है। एज पर द ओक्ला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स रिलीज्ड इन अक्टूबर 2023, इंडिया हैज जंप्ड 72 प्लेसेस एंड अटेन्ड विच रैंक इन मीडियन मोबाइल नेटवर्क स्पीड्स इन द इंडेक्स? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 47th। तो अभी ओक्ला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स आया, इंडिया की रैंक 72 प्लेसेस यहाँ पर इंडिया ने जंप किया है और अटेन किया है 47th रैंक अमंग ऑल द 145 कंट्रीज, जहां पर हमारी मीडियन एवरेज डाउनलोड स्पीड बताई गई 50.21 Mbps इन द मीडियन मोबाइल नेटवर्क स्पीड्स इन द इंडेक्स। लिस्ट को टॉप किया यूएई ने, जिसका मीडियन डाउनलोड स्पीड था 210, हमारा 50, इनका 210 Mbps। कतर
और कुवैत जो है सेकेंड एंड थर्ड रहे। कतर में कितना 192 और कुवैत में 153 रिस्पेक्टिवली। इंडिया की बात करते हैं 119 हमें रैंक मिलता है स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2022 के अंदर। इंडिया का मासिव ग्रोथ इस रैंकिंग में इस वजह से हुआ क्योंकि 5G इंडिया के अंदर 5G इंटरनेट ले आया था रिलायंस जियो और भारती एयरटेल अक्टूबर 2022 में, जिससे हमारे इधर डाउनलोड स्पीड और मोबाइल इंटरनेट स्पीड जो है वो इंक्रीज हुई। फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड कैटेगरी ऑफ द इंडेक्स के अंदर इंडिया को रैंक 86 मिला है यहाँ पर। तो मतलब फिक्स्ड ब्रॉडबैंड क्या हो गया, जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज होती है ना आपकी, जिसमें आपके मोबाइल कनेक्शंस के साथ में ब्रॉडबैंड आपको दिया जाता है, सर्विसेज दी जाती है वाईफाई की। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि डाउनलोड स्पीड इसकी थी 54 Mbps। डाउनलोड स्पीड ऑफ 254.65 Mbps सिंगापुर ने टॉप किया, हांगकांग दूसरे नंबर पर ब्रॉडबैंड में 243 के साथ में, और चिली जो है वो 240 के साथ में थर्ड नंबर पर। नेक्स्ट है इंडिया की रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर जो अक्टूबर 2023 में रिलीज हुआ। क्या बताई गई, तो करेक्ट आंसर होगा 111th बताई गई। इंडिया का रैंक था 111th आउट ऑफ 125 कंट्रीज विद अ स्कोर ऑफ 28.7 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इंडिया 4 पोजीशन यहाँ पर नीचे गया है। 2022 में इंडिया की रैंक थी 107 और इस बार 111, यानी कि उतना अच्छा नहीं गया। पहले हम 121 कंट्री में से 107वें नंबर पे थे, इस बार 125 कंट्रीज और हम 111th पोजीशन पर हैं। 2021 में आउट ऑफ 116 कंट्रीज हमको रैंकिंग मिला था 101, तो मतलब 2021 में और अच्छा था हमारा स्कोर, अब और भी ज़्यादा यहाँ पर नीचे जा रहा है। सो 20 कंट्रीज विद 2023 GHI स्कोर जो है 5 से नीचे हैं, आर नॉट असाइंड इंडिविजुअल रैंक, दे आर कलेक्टिवली रैंक्ड बिटवीन 1 to 20। और ये जो 20 कंट्रीज हैं 1 से लेके 20 तक, इनको इंडिविजुअली नहीं दिखाया गया है, पूरा एक क्लब में दिखाया गया कि ये टॉप कंट्रीज हैं। तो ये आप यहाँ पर से देख सकते हो इनको। एज पर द GHI सेवेरिटी ऑफ हंगर स्केल, कितना बुरा लेवल का वहां पर भुखमरी हो रहा है ना, हंगर वहां पर भूख जो है लोगों की वो कितनी ज्यादा है, तो उस हिसाब से कंट्री स्कोर, भूख का मतलब है कि लोगों को खाने को नहीं है, हंगर का मतलब क्या है कि लोगों के पास में वहां पर खाने को नहीं है। सो सेवेरिटी ऑफ हंगर स्केल कंट्री का स्कोर जो है वो रेंज में होता है 20 से लेके 34.9, जो बताता है सीरियस लेवल ऑफ हंगर। तो अगर 20 से 34.9 के बीच में स्कोर आता है किसी कंट्री का, तो वहां पर बहुत ही खतरनाक हालत है, वहां पर खाने को है ही नहीं, वहां पर लोग भूखे ही रह रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। सो विद अ स्कोर ऑफ 28.7 इंडिया हैज अ लेवल ऑफ हंगर दैट इज सीरियस, इंडिया सीरियस कैटेगरी में आता है। ग्लोबल स्कोर ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 18.3 था, विच इज 0.8 लेस कंपेयर टू 19.1 इन 2015। तो इस हिसाब से ग्लोबल लेवल पर जो हंगर लेवल है वो मॉडरेट बताया गया। अकॉर्डिंग टू 15th एनुअल मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स MCGPI released in October 2023, India is ranked dash out of 47 countries, while which country topped the list? आंसर होगा यहाँ पर 45th। इंडिया का रैंक 45th आया आउट ऑफ 47 कंट्रीज, जबकि नीदरलैंड जो है उसने यहाँ पर टॉप किया। तो मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल पेंशन इंडेक्स निकाला, इंडिया को 45th रैंक दिया गया 47 कंट्रीज में। इंडिया का 2022 में यहाँ पर जो वैल्यू था, इंडेक्स वैल्यू 44.5 था, लेकिन इस साल 45.9 हो गया, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ। इंडिया वॉज रैंक 41st आउट ऑफ 44 इन 2022 और इस बार 47 में से हम 45th नंबर पे हैं। इंडेक्स को टॉप किया नीदरलैंड्स ने, जिसका वैल्यू इंडेक्स वैल्यू 85 था। आइसलैंड 83.5 के साथ में सेकंड नंबर पर, 81.3 के साथ में डेनमार्क थर्ड नंबर पर। सबसे लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू था 42.3 वाला, जो अर्जेंटीना को मिला इस बार, और वो 47th यानी कि बॉटम पे रहा अर्जेंटीना। इसने बताया 47 रिटायरमेंट इनकम सिस्टम अक्रॉस द ग्लोब जो दी जाती है कवर 64% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और यहाँ पर 50 इंडिकेटर से ज्यादा जो होते हैं जिसके बेसिस पे इसको निकाला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका क्वेश्चन दैट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023, इसने बोला इंडिया हैज रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज द टॉप कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर न्यू माइग्रेंट्स टू द मेंबर कंट्रीज ऑफ OECD इन 2021 फॉर
लगातार कौन से ईयर तक के लिए? सो फॉर द सेकेंड कंसिक्यूटिव ईयर। सो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट आती है जो पब्लिश किया ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसके हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। तो इन्होंने बोला फॉर द सेकेंड कंसिक्यूटिव ईयर इंडिया हैज रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज द टॉप कंट्री ऑफ ऑरिजिन फॉर न्यू माइग्रेंट्स टू द मेंबर कंट्रीज ऑफ ओईसीडी इन 2021 एंड मोर देन 4 लाख पीपल एक्सक्लूडिंग स्टूडेंट्स हैव माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। अगर स्टूडेंट्स को हटा दें उसके बाद भी 4 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो इंडिया से माइग्रेट होके ओईसीडी कंट्रीज में गए हैं इन 2021। जो कंट्रीज ओईसीडी का पार्टिसिपेंट्स हैं या कह सकते हो मेंबर कंट्रीज हैं जो ओईसीडी की, एंड दिस अकाउंट फॉर अराउंड 7.5% ऑफ टोटल माइग्रेशन फ्लो, कि जो भी टोटल यहाँ पर लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होके जा रहे हैं उसमें इंडिया से माइग्रेट होने वाले लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन 7.5% है। This was 86% higher than 2,20,000 इंडियंस इन 2020। 2020 में ऐसे 2,20,000 इंडियंस गए थे और अब 4 लाख से ज्यादा इंडियंस जो हैं वो माइग्रेट कर चुके हैं इंडिया से, किसी दूसरे देश में चले गए हैं। China is ranked second with 2,27,000 new migrants, followed by Romania 2,15,000, Ukraine 1,89,000 and Germany 1,19,000. नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 361 वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट रिलीज्ड इन अक्टूबर 2023। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सो मैम मुकेश अंबानी चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने टॉप किया वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट, फॉलोड बाय गौतम अडानी इज द चेयरमैन ऑफ अडानी ग्रुप। करेक्ट है। राधा वेम्बू प्रोडक्ट मैनेजर ऑफ जोहो ओवरटेक्स फाल्गुनी नायर ऑफ नाइका to become the richest self-made Indian women with a net worth of 36,000 crore rupees. Is it correct? Yes, ma'am. This is also correct. Manish Kejriwal of Kedara Capital become the first Indian private equity fund manager on the list with 3,000 crore net worth. सब सही है. All of them are correct. नेक्स्ट है आपका हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023, शक्तिकांता दास है, ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। व्हेन वाज द वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन जो है 24 अक्टूबर 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए हम यहाँ पर यूएन डे जो है 24 अक्टूबर को मनाते हैं। इसके साथ साथ वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे जो यूएन बनाता है वो भी 24 अक्टूबर को यहाँ पर बनाता है। पहला इस टाइप का यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे है ऑब्जर्व किया गया था 24 अक्टूबर 1973 को। कमिटमेंट टू डेवलप इंडेक्स सीडीआई जो है उसको टॉप किया स्वीडन फर्स्ट पर, जर्मनी सेकंड पर, नॉर्वे थर्ड, फिनलैंड फोर्थ एंड फ्रांस फिफ्थ है। इंडिया की रैंक पूछेगा तो कमिटमेंट टू डेवलपमेंट के रिगार्डिंग इंडिया की रैंक है 38 एंड यहाँ पर हर साल इसको सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट जो है सिंस 2003 से इसको रिलीज करता आ रहा है, इसीलिए वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे 24 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका एज पर द गैस 2023 मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन अक्टूबर 2023। इंडिया का नेचुरल गैस डिमांड जो है इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय हाउ मच परसेंट इन 2023? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेचुरल गैस का डिमांड इंडिया के अंदर 4% बढ़ने वाला है 2023 के अंदर, और एवरेज एनुअल रेट इसका 8% रहेगा 2026 तक। ये ग्रोथ जो है ये इस वजह से हुआ है पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर सेक्टर, और प्राइमरी गैस सप्लाइंग जो है वो 2% बढ़ी है फर्स्ट 8 मंथ में 2023 में, आफ्टर अ शार्प 6% ड्रॉप इन 2022। इंडिया का एलएनजी इंपोर्ट जो है वो फिर से 8% यहाँ पर बढ़ा है। ग्लोबल गैस डिमांड जो है 1.6% हर साल बढ़ रही है, 2022 से 2026 के बीच में बढ़ती रहेगी, एंड प्रीवियस एवरेज ऑफ 2.5% पर ईयर फ्रॉम 2017 टू 2021। पहले 2.5% से हर साल बढ़ रहा था, अब 1.6% से बढ़ रहा है। ग्लोबल एलएनजी कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड बाय 25%। जो पूरे विश्व भर में एलएनजी कैपेसिटी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस कैपेसिटी जो है वो 25% बढ़ेगी 2022 से लेके 2026 के बीच में, एंड यूएस जो है वो टॉप पोजीशन पर रहेगा एज वर्ल्ड लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एवर ग्लोबल estimation of the impact of disasters on agriculture production report released in October 2023. Global aggregate losses for the past 30 years 1991 से 2021 के बीच में due to disaster events amount to how much US dollar? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर
3.8 ट्रिलियन। तो 2023 अक्टूबर के अंदर जो ग्लोबल इस टाइप के पिछले 30 सालों में लॉसेज हुए हैं बिकॉज ऑफ डिजास्टर की वजह से, उनका वैल्यू बताया गया 3.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, और ये वैल्यू जो है ये 5% ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर जीडीपी के अराउंड है। एंड 300 मिलियन टन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस हर साल होते हैं। एंड रियल जीडीपी ऑफ ब्राजील इन द ईयर 2022 उसके बराबर इतने लॉसेस ओवरऑल लेवल पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको याद रखना है 1991 से 2021 के बीच में लोअर एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज लॉस 10% एंड 15% ऑफ देयर एग्रीकल्चर जीडीपी ड्यू टू डिजास्टर, और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट जो है दे लॉस्ट नियर अबाउट 7% ऑफ देयर एग्रीकल्चर जीडीपी। एसबीआई क्लर्क जीए स्कोर बूस्टर बैच उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेरे साथ में यहाँ पर प्रिपेयर करना चाहते हैं अच्छे से। शीतल कोड अप्लाई करो टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर जीए के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स भी तैयार करने, इफ यू आर अ बिगिनर, नहीं पता है कहाँ से क्या करें, तो एसबीआई क्लर्क सिलेक्शन बैच लीजिए शीतल कोड अप्लाई करके। और अगर आप चाहते हैं कि मैम हमें क्लासेस के साथ साथ अच्छा प्रैक्टिस करना है जिसमें हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन हो, मॉक्स हो, पीडीएफ्स हो जिन्हें डाउनलोड करके हम लोग प्रैक्टिस कर सके, देन पीडीएफ लाइव प्रैक्टिस बैच ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एनर्जी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन अक्टूबर 2023, इंडिया का ना इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है 5%। तो आपसे पूछ रहा है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर जो है ये कौन से ईयर तक बन जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2050 तक यहाँ पर बन जाएगा। तो इन्होंने बोला कि अभी फिलहाल में बहुत सारे सब्सटेंशियल चेंजेस हो रहे हैं 2030 तक, और इंडिया का ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड देखते हुए इसका ग्रोथ चल रहा है 5% से, जिससे ये थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर ग्लोबली माना जाता है। और ये कब तक बन जाएगा 2050 तक। इससे आगे सिर्फ चाइना और यूएस से ही होंगे, तीसरे नंबर पर ये होगा 2050 तक। अर्ली पीक इन फॉसिल फ्यूल यूज की बात करें तो 2025 में बोला जा रहा है कि ग्लोबली फॉसिल फ्यूल्स का जो यूसेज है वो पीक पे जाएगा 2025 में, और उसके बाद में गिरने लग जाएगा। सो इट इज 2 years अर्लियर देन प्रीवियसली एंटीसिपेटिंग। कोल, ऑयल एंड गैस आर ईच प्रोजेक्टेड टू पीक बिफोर 2030। 2030 से पहले इनका पीक रहेगा जो मैक्सिमम पॉइंट रहेगा, एंड ड्रिवन बाय द रैपिड ग्रोथ ऑफ लो कार्बन टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बहुत सारी चीजें हुई हैं, जैसे क्लीन एनर्जी में जो फॉसिल फ्यूल्स को जो पीछे छोड़ गई है, 2.5 टाइम्स ज्यादा हो रहा है क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट बाय 2030। इन्होंने यहाँ पर बोला कि इसमें एनर्जी सप्लाई जो है वो राइज करेगी बाय 42 एक्साजूल्स इन 2022 टू 53.7 एक्साजूल्स इन 2030, और 2050 तक कितनी हो जाएगी 73 एक्साजूल्स हो जाएगी। अभी बोला जा रहा है टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेंगे, लेकिन टारगेट कितना सेट किया हुआ है 1.5 डिग्री सेल्सियस इन पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, उसके अलावा एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है जिसके हेडक्वार्टर्स किधर है पेरिस फ्रांस में, तो उन्होंने बोला 30% रिडक्शन देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो इंडिया की इंडस्ट्री से होते हैं, और 25% का रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर देखने को मिलेगा पर किलोमीटर ड्रिवन बाय पैसेंजर्स कार बाय 2030। इस क्लास की पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर 51,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है। नेक्स्ट कह रहा है अकॉर्डिंग टू द 6th एनुअल रिपोर्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जुलाई से जून तक जो चलती है, रिलीज्ड बाय एनएसएसओ यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इन अक्टूबर 2023, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट 6 year लो ऑफ डैश इन 2023 अंडर द यूजुअल स्टेटस। आंसर क्या होगा यहाँ पर 3.2% हो जाएगा। ठीक है, और अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है करंट वीकली स्टेटस डिक्रीज टू 5.1% इन फाइनेंशियल ईयर 23, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2018 में कितना था 8.7 हुआ करता था। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अंडर द यूजुअल स्टेटस, ये यहाँ पर 5th कंसेक्यूटिव ईयर, लगातार 5वें साल ये यहाँ पर 1 year के लिए डिक्लाइन हुआ है। इसको यूजुअली लॉन्च किया गया था इनिशियली अप्रैल 2016 में, जहाँ पर करंट वीकली स्टेटस जो है वो 3rd कंसेक्यूटिव ईयर में यहाँ पर डिक्रीज हुआ है सिंस अप्रैल 2017। नेक्स्ट है आपका द ऑन टाइम परफॉर्मेंस मंथली रिपोर्ट्स एयरपोर्ट फॉर सितंबर 2023 रिलीज्ड बाय द सीरियम इन October 2023, which Indian airport have recognized as the world most punctual airport for the past 3 consecutive months, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा कैंपेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये जो आपका कैंपेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने बेंगलुरु के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यहाँ पर क्या बोला है, वन ऑन टाइम परफॉर्मेंस मंथली रिपोर्ट आई थी,
एयरपोर्ट्स के लिए एक एविएशन एनालिटिक्स फर्म है सीरियम, उसने निकाला है। तो टॉप पोजीशन मिला है कैंपेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वर्ल्ड का मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट बताया गया है पिछले 3 महीनों से, जुलाई, अगस्त और सितंबर से। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एनुअल रिपोर्ट 2023 रिलीज बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2023। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम ओनली बी एंड सी आर करेक्ट। अब यहाँ पर ए में क्या प्रॉब्लम है? तो ए में ये बोला गया ओवरऑल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो इंडिया के अंदर कितना बताया गया है कि रिड्यूस हुआ है। 2022 में ये 4.5 था और रिड्यूस होके बोला गया कि 2023 के अंदर ये 4.1% हो गया। जबकि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मैम इधर तो ये 4.2 था और ये कम होके कितना हो गया है? 4% हो गया इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर गलत है। ठीक है, ये 4% था 2022 में और 2023 में 4.2 था 2022 में और 2023 में ये 4% हो गया। LIC लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो भी यहाँ पर 3.2 से 3% गिर गया है और नॉन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन फॉर बोथ द ईयर्स रिमेन अनचेंज्ड 1% रहा है। अगर बात करें पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, तो इन्होंने इशू किए हैं 204 लाख पॉलिसीज जो 71.75% शेयर है और प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने 80.42 लाख पॉलिसीज सोल्ड किया विच इज 28.25%, जिसमें पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज ने 35.81 पॉलिसीज विमेन को सेल की है और बाकी 64.19 मेन को, और 30.13 प्राइवेट सेक्टर ने विमेन को सोल्ड की है और 69.85 मेन को। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा एज ऑफ दिसंबर 2023 फ्रॉम द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, ये भी देख लेना आप लोग कि कितनी करोड़ पॉलिसी सोल्ड हुई फाइनेंशियल ईयर 23 में, महिलाओं को कितनी सोल्ड की गई है ना। और सबसे आगे कर्नाटका था, फिर केरला, फिर मिजोरम था जहां पर सबसे ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विमेन को सेल की गई, जबकि सबसे कम लद्दाख, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में रही विमेन को जो सेल की गई। क्लेम सेटलमेंट रेशो जो है वो यहाँ पर 98.45% रहा फाइनेंशियल ईयर 23 में, जबकि 22 के अंदर 98.64 था, यानी कि ज्यादा था 2022 में, 2023 में कम हो गया क्लेम सेटलमेंट रेशो। नेक्स्ट का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स के केस में ये इसने टॉप किया है। तो सबसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र 16.9% का ग्रोथ देखने को मिला, 1.48 करोड़ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स है महाराष्ट्र से। यूपी सेकंड नंबर पे था 89.47 लाख इन्वेस्टर्स के साथ में, और गुजरात इस बार थर्ड नंबर पे रहा 76.68 लाख इन्वेस्टर्स के साथ में, है ना। अब यहाँ पर इन्होंने बोला टोटल काउंट ऑफ इन्वेस्टर अक्रॉस इंडिया 8.49 करोड़ रहा, जिसमें 22.4% का इंक्रीज था। टोटल काउंट ऑफ इन्वेस्टर इंडिया के अंदर 7 करोड़ से बढ़ के 8 करोड़ हो गए इन द पास्ट 8 मंथ्स। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 28th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCCC कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज hosted by UAE in December 2023। इनकरेक्ट पूछा है इसमें, ध्यान रखना, करेक्ट नहीं पूछा है। इनकरेक्ट कौन सा है? आपको देती हूं मैं 10 सेकंड सोचने के लिए। सोचो जरा क्या होगा करेक्ट आंसर। देखो, इसके अंदर पहला ऑप्शन जो है एज पर द 20th एनुअल रिपोर्ट, पहला ही गलत हो गया। 18th एनुअल रिपोर्ट है ऑन द स्टेट ऑफ ग्लोबल कार्बन बजट 2023 बाय द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। इंडिया इज नाउ द फोर्थ लार्जेस्ट फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर। फोर्थ लार्जेस्ट नहीं है, हम तो थर्ड लार्जेस्ट फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू छोड़ने वाले तीसरे सबसे बड़े हम क्या हैं यहाँ पर? कंट्री हैं। इसके बाद में WMO, अब इनकरेक्ट पूछा था तो ये वाला इनकरेक्ट है, इसका मतलब बाकी सारे करेक्ट हैं। तो आपको याद रखना है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 ने हॉटेस्ट ईयर इसको बोला है ऑन रिकॉर्ड, 2023 हॉटेस्ट ईयर रहा है। COP28 अप्रूव्स अ लॉस एंड डैमेज फंड 260 मिलियन US डॉलर का, यानी कि जो ऐसी कंट्रीज है जहां पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है उनको उससे लड़ने के लिए ये 260 मिलियन US डॉलर के फंड में से पैसे दिए जाएंगे। COP28 जो दुबई UAE के अंदर होस्ट किया अलॉन्ग विद WHO अनवेल्ड COP28 UAE डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, जिसको साइन किया 123 कंट्रीज ने। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रैक्सिन जियो
Annual report India Tech 2023 released by Traxin Technologies Limited in December 2023. ओके, सो आंसर क्या होगा यहाँ पर? मैम पहला ऑप्शन है, रिपोर्ट रिवील्स दैट नोटेबल 73% डिक्लाइन इन फंडिंग फॉर इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम इन 2023 कंपेयर टू 25 बिलियन इन 2022। लोएस्ट फंडेड ईयर रहा लास्ट 5 सालों में, ठीक है। इंडिया विद टोटल फंडिंग ऑफ 7 बिलियन US डॉलर has slipped from third place in 2022 and 2021 to sixth place among the highest funded geography ग्लोबली इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2023। ये यहाँ पर गलत है। अब इसमें गलत क्या है? इसमें गलत है ये पॉइंट और इसमें गलत है ये पॉइंट। तो थर्ड प्लेस मतलब 2021 और 2022 के अंदर ये फिफ्थ प्लेस पे था या फोर्थ प्लेस पे? मैम ये फोर्थ प्लेस से फिफ्थ प्लेस पर यहाँ पर स्लिप कर गया है, यानी कि चौथे स्थान पर हुआ करता था 2022 और 2021 में, लेकिन ये पांचवें स्थान पर फिफ्थ पोजीशन पर चला गया है इन 2023 अमंग द हाईएस्ट फंड ज्योग्राफीज ग्लोबली। तो यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया गलत। अब है यूएसए सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस फॉलोड बाय यूनाइटेड किंगडम इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये बात एकदम सही है। आपसे पूछा था करेक्ट, तो करेक्ट कौन सा है मैम? ए करेक्ट है और सी करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ए एंड सी आर करेक्ट। इस बार दो न्यू यूनिकॉर्न स्टार्टअप विच इज वैल्यूड ओवर 1 बिलियन US डॉलर। इंडिया में 2023 में दो यूनिकॉर्न कंपनीज ऐड हुई है, एक जेप्टो है और एक इनक्रेड है, जिससे यहाँ पर नोटेबल डिक्लाइन फ्रॉम 23 यूनिकॉर्न्स इन 2022। 2022 में टोटल यूनिकॉर्न कंपनीज कितनी बनी थी? 23, और 2023 के अंदर हमने कितनी देखी? ओनली 2 यूनिकॉर्न कंपनीज। बेंगलुरु कर्नाटक, मुंबई महाराष्ट्र और दिल्ली एनसीआर जो है, ये टॉप 3 यहाँ पर फंडिंग हॉटस्पॉट बोले जाते हैं इंडिया के टेक स्टार्टअप के लिए। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फिफ्थ एडिशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स रिलीज्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन December 2023, डैश ऑफ इंडियंस वर अनएबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम 74.1% इंडियंस जो थे ये 2021 में दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड हेल्दी डाइट, ये हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये डेटा निकाला है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसके हेडक्वार्टर रोम इटली में है। फिफ्थ एडिशन निकाला इन्होंने किसका? एशिया एंड पैसिफिक रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन का। सो एज पर इट 74.1% इंडियंस वर अनेबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021, और 2020 में ये आंकड़ा कितना था? द फिगर्स वर 76.2% इन 2020। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एज पर द रिपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट एंड लाडली बहना December 2023 रिलीज्ड बाय SBI Economic Research Department in December 2023, women voters in India will surpass male voters from the dash general elections फ्रॉम विच टाइम ऑनवर्ड्स। कौन से इलेक्शंस के बाद में यहाँ पर हम लोग जो फीमेल वोटर्स हैं वो मेल वोटर्स को पीछे छोड़ देंगी? तो बाय 2029। अभी 2024 में इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन, उसके बाद में जनरल इलेक्शंस कब होंगे? 2029 में होंगे। तो तब तक फीमेल वोटर्स ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू मेल वोटर्स। तो एक रिपोर्ट आई थी वुमेन एम्पावरमेंट एंड लाडली बहना December 2022, जिसमें हमने देखा कि टोटल वोटर टर्नआउट जो है 2029 तक 73 करोड़ जिसमें फीमेल होंगी एंड विल बी एट 37 करोड़। टोटल 73 करोड़ वोटर टर्नआउट में से फीमेल कितनी होंगी? 37 करोड़, और मेन वोटर्स होंगे 36 करोड़, यानी कि फीमेल वोटर्स आगे निकल जाएंगी 2029 में।
और 2024 के जनरल इलेक्शन जो है उसमें टोटल वोटर टर्नआउट मान के चल रहे हैं हम लोग कि अराउंड 68 करोड़ रहेगा, जिसमें 33 करोड़ विल बी विमेन, 49% जो है, और 51% मेल का, है ना। और 2047 यानी कि जिसका प्रोबेबल इलेक्शन ईयर 2049 में होगा, तो वुमेन वोटर टर्नआउट उसमें 55% हो जाएगा और मेन वोटर्स केवल 45% रह जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया असेसमेंट एंड लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क। आंसर करो फटाफट से। इधर क्या होगा, आपको 10 सेकंड दे रही हूं मैं यहाँ पर आंसर करने के लिए। सोचो इधर आंसर क्या होगा। ओके, ठीक है। चलो अब मैं बताती हूँ यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। देखो, लॉजिस्टिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी जो है, लॉन्च्ड अ रिपोर्ट विच वाज प्रिपेयर्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च अलॉन्ग विद एडीबी एक्सपर्ट एंड टास्क फोर्स मेंबर। पहली बात एकदम करेक्ट है। दूसरे में बोला कि इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है विल बी बिटवीन 7.9% एंड 9% ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 7.8% से 8.9% के बीच में बताई गई 2022 के अंदर। और बोला गया कि 2011 से 2012 के बीच में ये कितनी थी, 8.7% से 9.9% हुआ करती थी। तो यहाँ पर ये दोनों फैक्ट्स इसने गलत दिए हुए हैं, तो बी पॉइंट जो है वो गलत हो जाएगा। रिपोर्ट रेकमेंड हाइब्रिड अप्रोच विच कंबाइंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्वे डेटा along with real time big data to provide an estimate of logistic cost. This is also correct. तो अब इसने पूछा करेक्ट कौन कौन है, तो पहला करेक्ट है मैम, दूसरा गलत है लेकिन तीसरा करेक्ट है। तो पहला और तीसरा करेक्ट है, यानी कि ओनली ए एंड सी आर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, LIC हैज बीन नेम्ड एज द डैश लार्जेस्ट इंश्योरर इन द वर्ल्ड वाइल डैश टॉप द रैंकिंग। ये हमने कल भी किया था और ये मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क। ये क्वेश्चन, ये जो हमने पार्ट है ये किया हुआ है पहले, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने कराया था जिसमें आपको अवार्ड्स वाला सेशन कराया था, जीडीपी प्रोडिक्शन वगैरह वाला सेशन कराया था, उसमें भी मैं आप लोगों को ये करा चुकी हूँ। एंड बैंकिंग अवेयरनेस एमसीक्यूज में भी आपको मैं ये करा चुकी हूँ। टॉप 75 एमसीक्यूज पार्ट जो हुआ था हमारा बैंकिंग अवेयरनेस वाला, उसमें भी कराया था मैंने, है ना। तो इसका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। कम से कम 20 से 30 बच्चों का होमवर्क जरूर आना चाहिए। शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर एक्सक्लूसिवली आपको इस क्लास का पीडीएफ मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है टेलीग्राम पर, लिखना है शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल, और यहाँ पर आपको 51,000 से ज्यादा 51,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, इधर ज्वाइन कर लेना। शीतल शर्मा डी ऑफिशियल ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और बाकी मैं टेलीग्राम पर तो आपको फॉलो करना ही है, वहां पर तो पीडीएफ है। एंड इसके अलावा जब भी मेरी क्लास होती है तो मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, तो वहां से आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको सेशन में मजा आया होगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑलीबोर्ड पर कुछ भी परचेज करते हो, मेरा कोई भी पेड कोर्स लेते हो, कोई और भी सब्सक्रिप्शन, मॉक टेस्ट, एनीथिंग विच एवर यू बाइज ऑन ऑलीबोर्ड, हमेशा एक कोड याद रखो, शीतल कोड। ये क्यों बताती हूँ, इसलिए बताती हूँ क्योंकि आपको मल्टीपल कोड्स का दिमाग में टेंशन नहीं रहेगा। बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, शीतल कोड किसी भी वक्त पर सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट देगा, बात खत्म। ऑली बोर्ड पर सबसे ऊपर शीतल कोड, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।